रिजर्वेशन आखिर कितनी जनरेशन तक को मिलेगा? दादाजी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर थे, पिताजी आईएएस ऑफिसर बन गए, अब उसी समुदाय के बेटे को तो आज क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन उसी कम्युनिटी के अंदर एक और परिवार है जिसने आज तक कभी गवर्नमेंट जॉब का सपना तो छोड़ो, किसी चीज़ को अचीव करने का ख्याल भी दिमाग में नहीं लाया। अब ऐसी ही कोई बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। जो टॉपिक मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं, ये एक संवेदनशील मुद्दा है हमारे देश के अंदर जो शिक्षा और रोजगार है उसके अंदर रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर। हमारे देश में 1992 के अंदर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था, इसका नाम था इंदिरा साहनी जजमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। 1992 में जो इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, उसने ये कहा कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन होने चाहिए, एक क्रीमी लेयर और दूसरे नॉन क्रीमी लेयर। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। क्रिमिनल लेयर का मतलब होता है कि ओबीसी कैटेगरी के वो लोग जो थोड़े कुछ हद तक संपन्न हैं, वेल्थी हैं, जो अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। और नॉन क्रिमिनल लेयर का मतलब ओबीसी का वो तबका, ओबीसी का वो वर्ग जो अभी तक हैंड टू माउथ है, या हो सकता है अभी तक जो है जो बुनियादी चीजें हैं वो संपन्नता के क्राइटेरिया में उसके पास में नहीं है। तो क्रिमिनल है और नॉन क्रिमिनल है। आज जिक्र हो रहा है तकरीबन 30 साल बाद में आज वापस जिक्र हो रहा है किस बात को लेकर कि जो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब है, एससी एसटी, क्या उनके अंदर भी क्रिमिनल है नॉन क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे ही देश के अंदर 2024 में 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें उसमें हमारे सीजे थे DY चंद्रचूड़ जी। और इस बेंच ने एक स्पेसिफिक ऑबिटर डिक्टम, मेरे वर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, ऑबिटर डिक्टम, इसका वर्ड का क्या मतलब होता है। देखो, एक कभी भी कोई जजमेंट आता है ना, तो उसमें एक होता है रेशियो डेसिडेंडाई, यानी कि जो भी आपने डिसीजन दिया है वो चीज, और वो संविधान के आर्टिकल 141 के तहत क्या होती है, बाइंडिंग है जो होती है। लेकिन एक होता है ऑबिटर डिक्टम, इसके तहत कोर्ट क्या करता है, अपनी किसी न किसी ओपिनियन को भी क्या करता है, एक्सप्रेस है जो करता है। तो ये जो जजमेंट आया था, जजमेंट का नाम था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2024। 7 जजेस की बेंच ने इस जजमेंट को दिया था, और इन्होंने ये कहा था क्या कि SC ST कास्ट के अंदर क्लासिफिकेशन जो है, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इस बात को लेकर बहुत विरोध हुआ था। यह भी कहा गया था कि कहीं कहीं जो है आरक्षण को खत्म करने की यहाँ पे क्या की जा रही, साजिश है जो की जा रही है। अब इससे पहले आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, पहले जरा लीगल पोजीशन को अपन क्या करते हैं, क्लियर है जो करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, हमारे ही देश के अंदर आज का अखबार अगर आप पढ़ते हैं, तो आज के अखबार के अंदर आज का यानी कि 23 मई 2026 का, तो उसमें स्पेसिफिकली इसके बारे में जिक्र किया गया। अब मैं आपको कुछ क्रोनोलॉजी है जो बताना चाहता हूं। 1992 के अंदर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया, और इसने पहली बार भारत देश के अंदर ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस है जो किया। उसके बाद 2005 के अंदर ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह कहा कि शेड्यूल कास्ट के अंदर आप किसी तरीके का अगर सब क्लासिफिकेशन करते हो तो यह परमिशिबल नहीं होगा। ध्यान रखना, चिन्नैया के जजमेंट ने परमिशन जो क्लासिफिकेशन उसको डिनाई है जो किया था। उसके बाद 2020 के अंदर 5 जजेस की बेंच के सामने मैटर था, तो उन्होंने कहा कि चिन्नैया का जजमेंट भी 5 जजेस का है और हम भी 5 जजेस हैं, यानी कि हमको लार्जर बेंच को क्या करना पड़ेगा, जजमेंट को रेफर करना पड़ेगा। और यही हुआ, इसी केस को जो है बड़ी बेंच को रेफर किया गया। 7 जजेस की बेंच ने फिर 2024 के अंदर अपना वर्डिक्ट सुनाया था, जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, और उन्होंने ये कहा कि सब क्लासिफिकेशन परमिशिबल है, और जो ईवी चिन्नैया का जजमेंट था उसको एक तरीके से ओवररूल करने का एफर्ट आप लोगों को 2024 के जजमेंट में देखने को मिलेगा। और अब जो आपके सामने केस है वो ये, इससे पहले जनवरी 2025 के अंदर भी एक ऐसा मामला आया था जिसमें पिटीशन को डिक्लाइन कर दिया गया था, लेकिन 2026 में जहां पे हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपके सामने ऑफिशियल ऑर्डर है, ये वो ऑफिशियल ऑर्डर है जिसके तहत क्या हुआ, राजेंद्र वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर, इसके तहत हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के एक ऑर्डर को क्या किया, चैलेंज है जो किया गया है। और इस ऑर्डर के अंदर जो है अभी मामला प्रोसीडिंग में चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने जो एक तरीके से ओपिनियन, जो बात है जो कही, वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि आईएएस वगैरह के बेटे को, आईएएस आईपीएस के बेटे को कैसा रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन की कहां जरूरत है, वो ऑलरेडी क्या है, वेल्थी है, तो यहां पर उन्हें क्या करना चाहिए, रिजर्वेशन छोड़ना चाहिए, और उसी समुदाय के जो दूसरे लोग हैं वो आगे आने चाहिए। देखो, यहां पे दो बातों का अंतर हमें समझना पड़ेगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म करने के बारे में बात नहीं कही है, उन्होंने ये कहा है कि रिजर्वेशन का शिफ्टिंग होना चाहिए वेल्थी टू दैट पर्सन जो कि वेल्थी नहीं है।
मैं आपको एक डायग्राम से इस बात को समझाने की कोशिश है जो करता हूं, और ये वो जजमेंट, इसकी कॉपी मैं आपको लिंकिंग लॉ तनसुख सर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है जो करा दूंगा। और इससे पहले जो हमारे पास जजमेंट आया था वो ये था, सुप्रीम कोर्ट के केस में देवेंद्र सिंह का जो मामला है, देवेंद्र सिंह पंजाब, ये वाला केस वहां से कनेक्टेड था। अब जरा इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करना कि सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता है। देखिए, मान लेते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस पूरी बात को मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास यानी कि SC ST क्लास है, तो इसमें टोटल 5 लोग हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, A B C Y और Z, ठीक। अब इन पांचों लोग ये क्या है, ये रिजर्वेशन के लिए बैठे। सपोज करो कि इनको जो है मान लीजिए सब मिला के 30% रिजर्वेशन है जो मिल रहा है, तो 30% के तहत क्या हुआ कि ये जो कैंडिडेट था वो सेलेक्ट हो गया, ABCDYZ, इन पांचों को बराबर अधिकार मिला, क्योंकि इनिशियली इनका जो सोशल कैपेसिटी था, सोशल अर्निंग कैपेसिटी, वो इन पांचों का 0 है, क्योंकि इनके साथ शुरू से लेकर अभी तक भेदभाव हुआ है। अगर भेदभाव नहीं होता ना तो शायद रिजर्वेशन की नौबत ही नहीं आती। सबसे बड़ी बात को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये मुद्दा आया क्यों। ये इसलिए आया कि कहीं की हमारी पुरानी सोसाइटी ने हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर दो अलग अलग कल्चर को बना के रखा था। एक को परमिट किया जा रहा था हर चीज के अंदर और दूसरे को रोका जा रहा था। तो यहां पर जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, उन्होंने संविधान के अंदर इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस है जो किया था, बराबर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से ये बंदा सेलेक्ट हो गया। ये पांचों ही पांचों जो हैं SC SC ST के मेंबर हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि ये पर्सन सेलेक्ट हो गया। अब इसकी कैपेसिटी, अब इसकी अर्निंग कैपेसिटी 0 से शिफ्ट होकर कितनी हो गई, 10,000 हो गई है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन व्हाट अबाउट दीज पीपल B C Y और Z, इनका सोशल अर्निंग स्टेटस अभी भी पुराने वाला ही है, यानी कि 0 पर है। अब जब इस बंदे की फैमिली का कैपेसिटी बढ़ गया है, तो ये अपने बेटे को, मुझे बताइए, बेटर एजुकेशन देगा या इन चारों के बेटे जहां पर जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी के साथ पढ़ाएगा। स्वाभाविक सी चीज है, इस बंदे को जब गवर्नमेंट जॉब मिल गई है तो ये अपने बच्चे को क्या करेगा, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसकी पढ़ाई पे, उसकी फैसिलिटीज पे ज्यादा खर्चा करने वाला। उसको हो सकता है इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर भेजेगा, बराबर। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये 4 लोग जो अभी भी 0 अर्निंग कैपेसिटी पर हैं, इनके जो बच्चे हैं वो इस बंदे से कंपटीशन ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी क्या है आपके पास, इसके पास बेटर एजुकेशन है। तो संभावना किसकी है कि कौन रिजर्वेशन का बेनिफिट इन पांचों में से लेकर जाएगा। इन पांचों में से सुविधाओं के हिसाब से इस कैंडिडेट के पास में ज्यादा सुविधा है, तो स्वाभाविकता है, प्रोबेबिलिटी है कि इसके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा होगी। अब ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, देखते जाइए। अब यहां पर क्या हुआ, इन पांचों के कंपटीशन में से ये जीत गया, ये चारों अभी तक वहीं पर है। फिर इनके जो बच्चे हैं, यानी कि जो A का पोता है या फिर जो B का पोता है, इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। अब जब यहाँ पे पिताजी के पास 10,000 कैपेसिटी थी, बेटा भी सेलेक्ट हो गया, तो अब इनके पास में और प्रीमियम फैसिलिटी देंगे। ये हो सकता है बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर शहर भी भेज पाएंगे, हो सकता है बच्चे को सुविधाओं के लिए बाइक वगैरह सब कुछ दे देंगे, रहने के लिए घर भी दे देंगे, या हो सकता है फॉरेन एजुकेशन के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दादाजी सर्विस में थे, वो पैसा ला रहे थे, पिताजी सर्विस में थे, वो भी पैसा ला रहे थे, लेकिन ये कैटेगरी अभी भी हैंड टू माउथ है, ठीक है। तो अब ये जो बच्चा है, इसके पास में प्रीमियम फैसिलिटी है जिंदगी की, तो अब इसके पास जो संभावना है, देखो आज कहीं न कहीं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अच्छी शिक्षा के लिए पैसा चाहिए होता है, और अगर पैसा गवर्नमेंट जॉब से आ जाता है तो उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं हो सकती। तो यहां पर इस बच्चे को, ये जो इसी जनरेशन में तीसरी जनरेशन का बंदा है, इस मिस्टर A की तीसरी जनरेशन, ये फुल फैसिलिटी के साथ में है ना। लेकिन इसका मुकाबला किससे हो रहा है, SC ST के उन लोगों से हो रहा है जो अभी भी हैंड टू माउथ है, जिनके ना तो दादा गवर्नमेंट जॉब में थे ना पिता गवर्नमेंट जॉब में थे। तो जब आप इनसे लड़ाई कराओगे ना, तो ये लड़ाई ठीक वैसी होगी कि एक हाथी को आप कह रहे हो कि भैया तू सामने वाले इस फॉक्स से क्या कर, फाइटिंग है जो कर ले, तो जीतेगा कौन, हाथी जीतेगा। यही चिंता अभिव्यक्त करने का काम कहीं न कहीं इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है जो इस जजमेंट के अंदर किया गया। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं इस वीडियो के अंदर किसी तरह का कोई कमेंट या किसी तरह का ओपिनियन पास नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑफिशियल पेज के अंदर किस तरीके से कोई बात है जो कही है, और ये की बात यहां पर भी कही गई थी कौन से वाले केस के अंदर, देवेंद्र वाले केस के अंदर, और ये बात यहां पर आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको शायद इस बात को समझा पाऊंगा कि आखिर ये कहानी है क्या, मतलब किस तरीके से सेगमेंट को रखा जा रहा है। तो ओवरऑल रविंद्र वर्सेस ये जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चल रहा है, इसमें ये कहा गया कि यार जो कैंडिडेट, इसमें मैटर भी कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति जो जिसके पिता गवर्नमेंट जॉब के अंदर वगैरह है, तो वो कहेंगे जो उसको चैलेंज करने के लिए है जो आ रखा था,
तो यहाँ पर बात आती है कि जिसके परिवार में आईएएस वगैरह, आज देखो सबसे बड़ी सिविल पोस्ट कौन सी होती है, सबसे बड़ी सिविल सर्विस की पोस्ट होती है आईएएस, इसके ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं। तो एक आईएएस कैडर का जो व्यक्ति होता है, जो मंथली अच्छी खासी इनकम 2-3 लाख रुपए मंथली अच्छे से सिक्योर्ड है जो कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं मानवता के नाते क्या करना चाहिए, अपने रिजर्वेशन को छोड़ना चाहिए, ताकि उसी जाति, उसी के समाज के दूसरे जो लोग हैं वो आगे हैं जो आ सके। यहां पर रिजर्वेशन खत्म करने का बात कहीं पर नहीं है, यहां पर रिजर्वेशन को जरूरतमंद एससी एसटी के कैंडिडेट तक शिफ्ट करने की बात है जो आ रही है। बट एक मैटर ये भी आ रहा है कि जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, है ना, जो अपने पोते के लिए रिजर्वेशन चाह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली अपने समाज के दूसरे लोगों को यह कह रहे हैं कि भैया अगर इन्होंने ऐसा अप्लाई कर दिया ना तो अपने समाज का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद यहां पर ऐसी जो है बात नहीं हो रही है। यहां पे बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर एक परिवार अगर संपन्न हो रहा है तो उस समाज के दूसरे परिवारों को भी मौका है जो मिलना चाहिए। ये बात शायद इसको अंदर करने का प्रयास है जो किया गया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भारत में वाकई में ऐसी स्थिति है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट इतनी चिंता व्यक्त कर रहा है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है क्या कि समाज के अंदर पर्टिकुलर जो बैकवर्ड क्लास के कुछ परिवार है, बैकवर्ड समाज के कुछ परिवार तो संपन्न होते जा रहे हैं और कुछ परिवार आज भी गांव के अंदर उस जमीन के ऊपर खेती कर रहे हैं जहां पर पानी भी जो है खारा ही निकल रहा है या पानी भी जो है मीठा नहीं मिल रहा है? ये बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान के अंदर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 कहीं न कहीं आपके रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है इसके बारे में क्या करते हैं, बातचीत है जो करते हैं। ओके, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट। लीगल अपडेट लिंकिंग लॉ के इस यूट्यूब चैनल पे। लिंकिंग लॉज पूरे भारत में जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो अगर आप प्रैक्टिकल एडवोकेसी को डील करना चाहते हैं कानून के साथ लिंक करके, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लिंकिंग ऐप डाउनलोड करके इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल वे के अंदर डायग्रामेटिक स्टाइल में समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, जुडिशरी एग्जाम की जो तैयारी है वो भी इतनी डायग्रामेटिक और स्मार्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगी कि आपका मन जो है वो 1% भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। और कोई भी जानकारी के लिए 9887746277 कनेक्ट जो कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कोई चीज़ हमें व्यवहारिक लगे या ना लगे, ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन उसको अगर विचारों की अभिव्यक्ति के तहत सामने रखा जाए, उसको समझाने का प्रयास किया जाए, तो इस प्रयास को हमें किस तरीके से लेना चाहिए ये हमारे विवेक और हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत एंड ऑब्वियसली जय भीम एज वेल एज। थैंक यू।